रऊफ क्लास्ट्रा का कॉलम दाद भी पाते हैं। हैरान होता हूँ कि आज मुझे इलेक्शन में वोट डालना पड़े तो क्या कोई ऐसी पार्टी बच गई है जिसके बारे में कह सकूँ कि इसकी आइडियोलॉजी, इसका किरदार और ये दूसरों से मुख्तलिफ है, इसका अपना नज़रिया है और ये इन नज़रियात पर सौदा करने को तैयार नहीं। कॉलेज से यूनिवर्सिटी दौर तक देखा कि इन सियासी जमातों के स्टूडेंट विंग्स होते थे जो अपने अपने नज़रियात पर कायम थे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, ANF, ब्लैक ईगल्स, ये सब अपने नज़रियात की वजह से जाने जाते थे। हमारे जैसे तालिबे इल्मों के लिए बड़ा आसान था कि हम खुद को राइट या लेफ़्ट पर कहाँ ईजी महसूस करते हैं और किस ग्रुप के साथ उठना बैठना है या उनकी मीटिंग अटेंड करना हमें अच्छा लगता है। जैसे भी थे 80 और 90 के उशरे इस हवाले से तो बेहतर थे कि लोग अभी अपने अपने नज़रियात और सियासी ख्यालात पर ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। इन्हें अपनी सियासी जमातों से कोई माली फ़वाइद नहीं चाहिए थे। सियासी वर्कर्स महज उन नज़रियात के लिए जेल जाने और सज़ाएं भुगतने को तैयार थे जिसे वो दुरुस्त समझता था। मुझे याद है मेरा करोड़ लिया का मरहूम दोस्त बंदू खान पीपल्स पार्टी का जियाला था और कहीं भी पाकिस्तान के किसी कोने में जलसा जुलूस होता तो वो अपना होटल बंद करके वहाँ पहुँच जाता। सारा साल जो कमाता वो किरायों पर खर्च कर देता। पहले होटल बंद हुआ और फिर बंदू खान रुल गया, उसके बच्चे भी रुल गए, लेकिन बंदू खान मरते दम तक पार्टी के साथ बंधा रहा। इसी तरह मुझे याद है कि लिया कॉलेज में मेरा क्लास फेलो और रूममेट किबरिया खान हमें घंटों पीपल्स पार्टी के फवाइद पर लेक्चर देता था, जबकि हमारा एक और रूममेट ज़ियाउल हक और मुस्लिम लीग का दीवाना था। जुल्फ़िकार सरगानी और मैं अपने इन रूममेट्स की बातें सुनते और आखिर में जुल्फ़िकार सरगानी अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुझे कहता, करने दें इन दोनों को बहस, हमें इनसे क्या लेना देना। महर साहब, लिया कॉलेज में इलेक्शन हुए तो PSF और MSF में बड़ा दंगल पड़ा। हमारा अपना यार जवेद बलोच भी इसी चक्कर में एक साल इलेक्शन जीत गया। अब मुड़कर देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि हम वाकई स्टूडेंट लाइफ में कुछ नज़रियात रखते थे और इन पर अच्छे बुरे का फैसला करते थे। लिया कॉलेज और मुल्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में कैंटीन पर बैठकर रात गए इन नज़रियात पर घंटों दोस्त बहस करते थे। आज उन दिनों को मिस करता हूँ जब हम किसी के नज़रियाती मुखालिफ थे तो कोई हमारा मुखालिफ था। कभी सोचता हूँ कि बेहतर होता कि ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के माशाल्लाह जारी रहते। कम अज़ कम इन लोगों का भरम तो हम पर कायम रहता है जिन्हें हम सियासतदान मानते थे, जिनकी इज़्ज़त करते थे। ये लोग और पार्टियाँ ज़िंदगी में किसी नज़रिए और सोच के लिए खड़े थे। जो लोग बेनज़ीर भुट्टो की 1986 में वतन वापसी पर खुश और जोश से बेहाल थे वो धीरे धीरे मायूस होते चले गए। रही सही कसर जरदारी साहब ने निकाल दी, जिनका ख्याल था कि जो कुछ है वो पैसा है। नज़रियात, असूल और इज़्ज़त नफ्स ये सब नाकाम लोगों के बहाने हैं। कामयाब लोग भला कब इन सफ़ात को अपनी राह में हाइल होने देते हैं। जरदारी मॉडल ने सब का बेड़ा गर्क कर दिया। मुफाहमत के नाम पर सब मिल बैठे और सब ने मिलकर बांटना शुरू कर दिया। वो सियासी वर्कर जो भुट्टो के नाम पर खुद सोजी करते थे, शाही किले में जवानियाँ तबाह करते थे, वो भी इसी चक्कर में पड़ गए कि इस देग में हमारा कितना हिस्सा है और हमें क्या मिलेगा। शरीफ खानदान पहले ही सियासत में करप्शन मुतारिफ करा चुका था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। रही सही कसर बेनज़ीर भुट्टो और दीगर सियासी जमातों के इलेक्शन बाइकाट ने पूरी कर दी। यूं कौंसलर लेवल की क़ियादत असम्बलियों में जा पहुंची। अल्लाह भला करे डॉक्टर महबूबुल हक का, जिसने इन कौंसलर लेवल के सियासतदानों को तरक्याती फंड्स पर लगा दिया और फिर हर एक की चोंच गीली होने लगी। और यूं कमीशन का सिस्टम सामने आया, नज़रियात की मौत हुई और फिर हर कीमत पर इक़्तिदार में जाना ही मकसद है, चाहे ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिल जाए। और सोच के असरात हर जगह पहुँचे और हर शोबा ज़िंदगी इन नज़रियात और असूलों को बकवास समझने लगा। एक दौड़ लग गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला बनने के लिए ASI और नायब तहसीलदार की नौकरियां MPAs को दी, जिन्होंने 2-2 लाख में आगे बेच दी। तो मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो ने MNAs को PIA, OGDC और दीगर नौकरियां दी ताकि वो भी अपना खर्चा पूरा करें। शुरू में बेनज़ीर भुट्टो इन कामों से दूर थी, लेकिन फिर जरदारी ने करिश्मा दिखाया और सरे महल खरीद लिया। स्विस बैंकों में भी 6 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दुबई के मोहल्लात की बात ना करें, अब पैसा ही सबका दीन ईमान था। इक़्तिदार और सियासत का मकसद अब कमज़ोर तबकात की खिदमत न था, बल्कि ख़ानदानों की दौलत ही मकसद है। फिर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। और तो और महमूद खान अचकज़ई जैसा बंदा भी इस इक़्तिदार की घनौनी दंदल में फंसा और हमारे सियासतदानों से जुड़ा आखिरी रोमांस भी अपनी मौत मर गया। परवेज़ मुशर्रफ ने करप्शन के खिलाफ तहरीक के नाम पर करप्शन को अगले लेवल तक पहुंचाया। हर करप्ट को डील दी गई और इसे हुकूमत में शामिल किया गया। नया कानून लाया गया कि आपने 1 अरब लूट लिया है तो 20 करोड़ देकर घर जाओ, 80 करोड़ रुपए से ऐयाशी करो। यूं करप्ट और करप्शन जो कभी बुरे समझे जाते थे, परवेज़ मुशर्रफ दौर में ये फ़र्क भी मिट गया। अब करप्ट भी विक्ट्री का निशान बनाते, जेल जाते और फाते की तरह बाहर आते। टीवी एंकर भी इन सब लोगों के आगे बिछ गए जो बड़े स्कैंडल्स में मुलविस थे। एक दिन जेल से छूटा और अगले दिन कौम को भाषण शुरू। साथ ही पूरी कौम को ये समझाना शुरू कर दिया कि बगैर करप्शन न सियासत हो सकती है न जमहूरियत बच पाएगी। यूँ अवाम की ब्रेन वॉशिंग की गई कि करप्शन और करप्ट
اس معاشرے اور ملک کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے ٹی وی اینکرز نے بھی خوب کردار ادا کیا اور آخرکار قوم کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ نہ کوئی نظریہ اہم رہا، نہ کوئی اصول، نہ عزت نفس، نہ ہی کردار۔ اب آپ ٹی وی آن کریں تو ایک ہی بات سننے کو ملے گی، تم کرپٹ ہو، تو وہ کہے گا تم بھی تو کرپٹ ہو، اور اینکر کہے گا جناب بغیر کرپشن کوئی جمہوریت نہیں چلتی۔ کل تک ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے والے ایک ہو گئے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے۔ عمران خان بھی اسی رنگ میں رنگے گئے، تو جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے انہی کے ساتھ مل گئے۔ کمال ہے ضیاء اور بھٹو کے سیاسی وارث آج اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کل کو انہیں ایک دوسرے کے خلاف پھر الیکشن لڑنا ہوگا تو دیکھیے گا کیسے سرعام ایک دوسرے کا حشر کریں گے، جیسے ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بات کیا تھا۔ ایک حسن تھا، ایک سیاسی رومانس تھا، ہماری پارٹیاں نظریے اور اصول پر زندہ تھیں، لیکن صرف 10 سال کے اندر پتہ چلا کہ نمک کی کان میں سب نمک بن گئے ہیں۔ اب ان کے چہرے پہچاننا ناممکن ہو گیا ہے۔ دولت اور اقتدار کی ہوس نے کردار چھینا سو چھینا، ساتھ میں عزت نفس بھی چھین لی، اور دکھ یہ ہے کہ کسی کو اس ضیاء کا احساس نہیں۔ یہ سب باری باری ایک دن ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں اور اگلے دن اسے جمہوریت کا حسن قرار دے کر ایک دوسرے کو وہی گندے کپڑے جار پونچھ کر پہنا دیتے ہیں اور ہم سے داد بھی پاتے ہیں۔